हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। तो फ्रेंड्स, आज फिर मैं आपके सामने लेके आई हूँ इंडियन पॉलिटी के जीके क्वेश्चन। ठीक है, तो फ्रेंड्स क्वेश्चन स्टार्ट करने से पहले आपको बहुत ही एक इम्पॉर्टेंट बात बतानी है कि अभी यूपी में एक फॉर्म निकला हुआ है। क्या? एपीएस। क्या निकला हुआ है? एपीएस, अपर निजी सचिव का फॉर्म निकला हुआ और इसके जो ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन है वो 19 तारीख से क्या है स्टार्ट है। ठीक है, और आप अधिक जानकारी इसके बारे में चाहते हो तो इसकी वेबसाइट पे आप जाके इसकी जानकारी ले सकते हो। तो इसकी वेबसाइट क्या है? यूपीपीएससी। ठीक है, यूपीपीएससी, इस पर आप जाओगे तो इसके बारे में सारी डिटेल्स आपको मिल जाएंगी कि इसका सिलेबस क्या है, रजिस्ट्रेशन कब तक होगा, इसकी फ़ी क्या है, इसका क्वालिफ़िकेशन क्या है। ठीक है, तो आप इस साइट पे जाके इसके बारे में अधिक से अधिक जानकारी ले सकते हैं। ठीक है, तो चलिए हम क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं आज का। तो आज का क्वेश्चन क्या है? तो संविधान द्वारा प्रदत्त नागरिकता के संबंध में संसद ने एक व्यापक नागरिकता अधिनियम कब बनाया था? तो इसका आंसर हो जाएगा सी ऑप्शन, 1955 को बनाया था ये अधिनियम। ठीक है, तो अगर हम अपने भारत की बात करें तो इसमें कौन सी नागरिकता है? तो हमारे भारत में है एकल नागरिकता। क्या है? एकल नागरिकता है। और इसका जो उल्लेख है नागरिकता का वो हमारे संविधान भाग 2 में किया गया है। क्या? भाग 2 में, और अनुच्छेद 5 से 11 तक इसका उल्लेख है। अनुच्छेद 5 से 11 तक क्या है? इसका उल्लेख है। ठीक है, और भारत में जो एकल नागरिकता है वो किस देश से ली गई है हमारे? तो वो हमारे ली गई है इंग्लैंड से। किससे? इंग्लैंड से ली गई है। ठीक है, और भारत में जो संसद ने एक व्यापक नागरिकता ये अधिनियम कब बनाया था? तो ये 1955 में बनाया था। इसका 3 ऑप्शन। ठीक है, चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। हाँ, राज्य सरकार तथा स्थानीय शासन के बीच राजस्व बंटवारे के लिए उत्तरदायी है। तो कौन उत्तरदायी होगा? तो हमारा आंसर हो जाएगा राज्य वित्त आयोग। ठीक है, राज्य सरकार के जितने भी फाइनेंशियल प्रॉब्लम्स, उसके बंटवारे और जितने भी चुनाव होते हैं उसका संबंध किससे होता है? तो वो हमारे राज्य वित्त आयोग से इसका संबंध होता है। ठीक है, चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। राष्ट्रीय भूमि अधिग्रहण पुनर्वास और पुनर्वास विधेयक का लक्ष्य निम्नलिखित में किसका विकल्प होना है? तो इसका आंसर हो जाएगा हमारा दूसरा ऑप्शन, भूमि अधिग्रहण अधिनियम 1894। इसका आंसर क्या हो जाएगा? सेकंड हो जाएगा भूमि अधिग्रहण अधिनियम 1894, इसका आंसर हो जाएगा। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। किस देश में दोहरी नागरिकता का सिद्धांत स्वीकार किया गया है? तो किससे का किया गया है? तो हमारा आंसर हो जाएगा दूसरा, संयुक्त राज्य अमेरिका में। क्या है? संयुक्त राज्य अमेरिका की जो नागरिकता है वो क्या है? वो है हमारी दोहरी नागरिकता। क्या है? दोहरी नागरिकता है। ठीक है, और दोहरी नागरिकता किस किस देश में है? तो हमारी ऑस्ट्रिया में हो जाएगी, ऑस्ट्रिया, और दूसरा हो जाएगा स्विट्जरलैंड। दूसरा क्या हो जाएगा? स्विट्जरलैंड। ठीक है, इन दोनों जगह में क्या है? तो यहाँ पे, और संयुक्त राज्य अमेरिका में यहाँ पे दोहरी नागरिकता पाई जाती है। ठीक है, चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नागरिकता प्राप्त करने के लिए शर्तें निर्धारित करने वाला सक्षम निकाय कौन सा है? तो ये हमारा हो जाएगा संसद। तीसरा, ठीक है, कहने नागरिकता प्राप्त करने के लिए जो भी शर्तें निर्धारित करता है वो कौन करता है? तो वो हमारे संसद करता है। ठीक है, चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। भारत का एक नागरिक अपनी नागरिकता खो देगा यदि वह क्या होगा? भारतीय नागरिकता का परित्याग करता है, ये भी होगा। इसका आंसर ये भी होगा। और दूसरा, स्वेच्छा से अन्य देश की नागरिकता प्राप्त करता है। ठीक है, ये दोनों कारण हो सकते हैं नागरिकता खोने का। ठीक है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा हमारा? सी ऑप्शन, केवल 1 और 2। ठीक है, केवल पहला और दूसरा। ठीक है, चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। मूल अधिकार को सर्वप्रथम किस देश में संवैधानिक मान्यता प्रदान की गई? तो संयुक्त राज्य अमेरिका में। ठीक है, तो हम ये जो मौलिक अधिकार है वो कहाँ से लिया गया? तो वो हमारे संयुक्त राज्य अधिकार
जो होते हैं संयुक्त राज्य अमेरिका से इस हमारे मूल अधिकारों को लिया गया है। ठीक है, अगर हम मूल अधिकारों की बात करें तो ये इसका उल्लेख कहाँ है भारत में, तो भाग 3 में। कहाँ है, भाग 3 में है। ठीक है, और हमारे जो वर्तमान में कितने अधिकार हमें प्राप्त है, तो हमारे कितने हैं, 6 अधिकार हमें प्राप्त है। लेकिन जब हमारा मूल संविधान बना था तो उस समय हमारे पास 7 क्या थे, अधिकार थे। क्या थे, 7 अधिकार थे। ठीक है, लेकिन जो 44वें संशोधन द्वारा क्या हुआ कि जो हमारा 7वां अधिकार था, संपत्ति का अधिकार, उसे क्या कर दिया गया, समाप्त कर दिया गया। और उसे कहाँ लाया गया, उसे अनुच्छेद 300 में लाकर एक विधिक अधिकार के रूप में उल्लेखित किया गया। कैसे अधिकार है, तो संपत्ति के अधिकार को 300 में लाके एक विधिक अधिकार के रूप में उल्लेखित किया गया है। तो वर्तमान में हमारे पास कितने अधिकार हैं, तो हमारे पास कितने हैं, 6 अधिकार है। ठीक है, अगर मूल अधिकार के जनक की बात करें तो मूल अधिकार के जनक के बारे में किसे जाना जाता है, तो सरदार वल्लभ भाई पटेल। किसको, सरदार वल्लभ भाई पटेल के बारे में जाना जाता है मूल अधिकार के जनक के रूप में। ठीक है, चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। भारतीय नागरिकों के मौलिक अधिकारों का वर्णन किस अनुच्छेद से किस अनुच्छेद तक है, तो हमारा आंसर हो जाएगा संविधान के अनुच्छेद 12 से 35 तक जो अनुच्छेद हैं वो हमारे मौलिक अधिकारों से संबंधित हैं। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने भारतीय संविधान के किस भाग को सर्वाधिक अलिखित भाग कहा है, तो किसे, भाग 3 को, किसे, मौलिक अधिकार को। क्योंकि भाग 3 में क्या है, मौलिक अधिकार है, भाग 2 में क्या है, नागरिकता है, और भाग 4 में क्या है, हमारे मौलिक कर्तव्य। ठीक है, तो भाग 3 जो हमारे मौलिक अधिकार है, और मौलिक अधिकार में जो अनुच्छेद 32 क्या है, अनुच्छेद 32 को जो भीमराव अंबेडकर हैं उन्हें संविधान की आत्मा कहते हैं। किसे, अनुच्छेद 32 को। ठीक है, चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। निम्नलिखित केंद्र शासित राज्यों में से किस एक राज्य में जनसंख्या घनत्व सर्वाधिक है, तो जनसंख्या किसमें सबसे ज़्यादा होती है, ज़्यादा है हमारे केंद्र शासित राज्यों में, तो वो है हमारा दिल्ली। दिल्ली में क्या है, जो घनत्व, जनसंख्या घनत्व क्या है, बहुत ज़्यादा है। भारत की दंड संहिता में कितनी धाराएं हैं, तो कितनी धाराएं होंगी, तो हमारा आंसर हो जाएगा तीसरा, 511 धाराएं हमारे दंड संहिता में हैं। नेक्स्ट, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के पहले पार्षद अध्यक्ष कौन थे, तो हमारा आंसर हो जाएगा दूसरा, दादा भाई नौरोजी। ठीक है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना कब हुई थी, तो 1885 में हुई थी। और किसके सहयोग से, तो ए.ओ. ह्यूम के सहयोग से हुई थी। और भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के पहले पार्षद अध्यक्ष कौन थे, तो दादा भाई नौरोजी थे। फिर देखते हैं लोकसभा के अध्यक्ष का जो मत होता है वो क्या कहलाता है, तो वो कहलाता है हमारा निर्णायक मत। क्या कहलाता है वो हमारा, तो निर्णायक मत कहलाता है। लोकसभा का अध्यक्ष जो मत देते हैं लोकसभा में, उसे हम कौन सा मत कहेंगे, तो उसे हम निर्णायक मत कहते हैं। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। भारतीय संविधान सभा के प्रथम दिन के अधिवेशन की अध्यक्षता किसने की थी, तो सच्चिदानंद सिन्हा ने की थी। किसने, तो सच्चिदानंद सिन्हा जो थी, प्रथम दिन का जो अधिवेशन हुआ था, जो बैठक हुई थी, उसकी अध्यक्षता सच्चिदानंद सिन्हा ने की थी। और संविधान सभा का जो प्रथम अधिवेशन हुआ था वो हमारा हुआ था 9 दिसंबर को। कब हुआ था, 9 दिसंबर को हुआ था। और राजेंद्र प्रसाद को इसमें अस्थाई अध्यक्ष चुना गया था। क्या थे ये, अस्थाई अध्यक्ष थे। भारतीय संविधान सभा के प्रथम दिन में के अधिवेशन की अध्यक्षता सच्चिदानंद सिन्हा ने की थी। किसने की थी, सच्चिदानंद सिन्हा ने की थी। और जो राजेंद्र प्रसाद थे उन्हें अस्थाई अध्यक्ष चुना गया था। क्या, अस्थाई अध्यक्ष चुना गया था संविधान सभा में। ठीक है, और B.R. अम्बेडकर की बात करें तो ये थे प्रारूप समिति सभा के अध्यक्ष। प्रारूप समिति
के अध्यक्ष थे। और जवाहरलाल नेहरू क्या थे? अंतरिम सरकार के क्या थे? ये अंतरिम सरकार के अध्यक्ष थे। अंतरिम सरकार के अध्यक्ष थे कौन? जवाहरलाल नेहरू। ठीक है। और भारतीय संविधान सभा के प्रथम दिन के अधिवेशन की अध्यक्षता कौन की थी? तो सच्चिदानंद सिन्हा ने की थी। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। राज्यसभा का उम्मीदवार होने के लिए अल्पतम उम्र क्या होनी चाहिए? तो हमारा आंसर हो जाएगा 30 वर्ष होनी चाहिए। कितनी होनी चाहिए? 30 वर्ष होनी चाहिए। अगर लोकसभा की बात करें, लोकसभा की, तो लोकसभा की कितनी होनी चाहिए उम्मीदवारों की जो आयु? तो वो 25 वर्ष होनी चाहिए। ठीक है। तो फ्रेंड्स बस आज के लिए इतना ही। कल फिर लाएंगे हम पॉलिटी जीके के क्वेश्चन। और फ्रेंड्स जैसा कि मैंने आपको ऊपर बताया था कि आप एपीएस का फॉर्म निकला हुआ है, मतलब अपर निजी सचिव का, तो आप इस फॉर्म को जल्दी से फिलअप कर लीजिए। और इसका रजिस्ट्रेशन है वो 19 तारीख से ही स्टार्ट हो गया आपका। ठीक है। और मैंने उसकी साइट का वो साइट भी दे दी है, UPPSC पर जाके आप इसकी सारी डिटेल्स आप ले सकते हो। ठीक है। इसके सिलेबस की हम बात करें तो इसके 3 पेपर होंगे सिलेबस में। एक तो जीएस का पेपर होगा आपका, एक हिंदी होगी और एक कंप्यूटर से आपका रिलेटेड होगा। और उस जीएस में भी आपकी क्या क्या आएगी? तो हिस्ट्री आएगी, आपकी पॉलिटी आएगी, आपकी जियोग्राफी आएगी, और जो भी यूपी के करंट न्यूज़ हैं वो आपकी सारी उसमें पूछी जाएगी। ठीक है। तो फ्रेंड्स प्लीज़ आपसे रिक्वेस्ट है कि इस फॉर्म को आप जल्दी से फिल कर दो। तो फ्रेंड्स बस आज के लिए इतना ही। अगर मेरी वीडियो आपको अच्छी लगी तो अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, और मेरे चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए। अगर और आप चाहते हो कि मैं एपीएस की आपकी तैयारी कराऊँ, अपर निजी सचिव की, तो आप प्लीज़ मुझे कमेंट में लिख के भेजना, मैं उसकी तैयारी भी करवाऊंगी। अगर आप कंप्यूटर और हिंदी के भी आप प्रैक्टिस सेट चाहते हो तो मैं वो भी आपको दूंगी। तो चलिए ठीक है फ्रेंड्स, आज के लिए बस इतना ही। ओके बाय, थैंक यू।